चलिए, हमने क्लासिकल जेनेटिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस तो किया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है जेनेटिक्स का, दैट्स मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। ये वो क्वेश्चंस है ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेड है, बोर्ड में आएंगे और अकॉर्डिंगली हम इनको डिस्कस करेंगे बोर्ड लेवल के लिए। गॉट इट। अगर हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करेंगे तो पहला जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम देखते हैं वो वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकता है और आता भी है, कई बार पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में। और इन फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको, अगर ये क्वेश्चन आया, कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे बोर्ड एग्जाम में। सो वाटसन क्रिक मॉडल को हम डिस्कस करेंगे ना। पहली चीज, वाटसन क्रिक मॉडल क्वेश्चन को जब आप डिस्कस करना लिखना स्टार्ट करेंगे वहां पेपर में, तो पहली चीज आप कहेंगे कि ये जो वाटसन क्रिक मॉडल है, वाटसन क्रिक मॉडल, इसको हम डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड 3D मॉडल ऑफ डीएनए। 3D मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन क्रिक ने ये जो डबल हेलिक्स मॉडल 3D मॉडल डीएनए का दिया, ये उन्होंने दिया था 1953 में, जिसके लिए इनको लेटर ऑन 1962 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। गॉट इट। और इस मॉडल को जब इन्होंने दिया, ऑब्वियसली ये वो डीएनए जो हम फिजियोलॉजिकल डीएनए की बात करें उस डीएनए का मॉडल था, जिसको हम बी डीएनए भी कहते हैं या वाटसन क्रिक डीएनए कहते हैं, उसका मॉडल इन्होंने हमें समझाया। अब इसके जो, इस डीएनए के जो फीचर्स है जो इन्होंने अपने मॉडल में डिस्क्राइब किए, हम उनको अब सीधे डिस्कस करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद दैट। दिस वाटसन क्रिक मॉडल वाज गिवन इन 1953। इसको 3D मॉडल या डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं ना। फीचर्स की बात करेंगे। फीचर नंबर 1, पहला पॉइंट जो इन्होंने कहा था जब इन्हें मॉडल दिया था, वो ये कि डीएनए जो है, डीएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड है। इट्स डबल स्टैंडर्ड, इट्स डबल स्टैंडर्ड। और हम कहेंगे इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। डीएनए में जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं। आपको तो पता ही है व्हाट्स न्यूक्लियोटाइड। गॉट इट। एंड न्यूक्लियोटाइड्स जब मिलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के जरिए तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। वो पार्ट हमने अभी डिस्कस नहीं करना, दैट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड। गॉट इट। नाउ अभी पॉइंट नंबर 1 क्या है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, या ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना है। से अगर ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, गॉट इट, ये डबल स्टैंडर्ड है। और यू कैन राइट लाइक दिस, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है। गॉट इट। इसको हम भी ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में, इट्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। सो पॉइंट नंबर 1 है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट जो है वो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बैकबोन बनाते हैं। दे फॉर्म बैकबोन ऑफ दिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। गॉट इट। कौन? शुगर फॉस्फेट, इसको कहते हैं हम शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और इस शुगर फॉस्फेट बैकबोन को नाइट्रोजनस बेसिस, यस, नाइट्रोजनस बेसिस आर attached at right angles. They are attached at right angles, but towards inside, towards inside, towards inside. अगर हम इसको हल्का ड्रा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, इस बैकबोन को नाइट्रोजनस बेसिस अटैच है। इसे फॉर एग्जाम्पल एडेनिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है, गोनिन है, और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस अटैच है इस बैकबोन को, दे आर अटैच्ड एट राइट एंगल्स एंड टूवर्ड्स इनसाइड, नॉट द आउटसाइड। सिमिलरली डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, और अगर ये और एक बैकबोन है तो इस बैकबोन को भी जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो अटैच होंगे एट राइट एंगल्स, एट राइट एंगल्स। दिस इज शबाश पॉइंट नंबर 2। सो पॉइंट नंबर 1 है डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना है, और इसको नाइट्रोजनस बेसिस, गॉट इट, इसमें जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट की है, और उस शुगर फॉस्फेट बैकबोन को नाइट्रोजनस बेसिस अटैच है एट राइट एंगल्स। पॉइंट नंबर नेक्स्ट की ओर हम जाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट अगर इसी में हम डिस्कस करेंगे वो ये कि क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, गॉट इट, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो दो स्ट्रैंड्स है दे रन एंटी पैरेलल, उनमें अपोजिट पोलैरिटी है, उनमें अपोजिट पोलैरिटी है। ये पॉइंट नंबर सेकंड है कि इन दो स्ट्रैंड्स में कौन सी पोलैरिटी है, अपोजिट पोलैरिटी है, दे रन एंटी पैरेलल। इट मींस if one strand is in 5 prime 3 prime direction, it runs like this, then other strand is 3 prime 5 prime, and we know ये 5 prime 3 prime क्या है, 5 पे क्या होता है, 3 पे क्या होता है, वो हमने अभी डिस्कस नहीं करना है। बट हाँ, पॉइंट नंबर 2 जो है, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं और वो दो स्ट्रैंड्स हैं उनमें अपोजिट पोलैरिटी है, उनका एंटी पैरेलल नेचर है। आप इसको ऐसे भी शो करा सकते हैं लाइक दिस, इफ दिस इज 3 prime 5 prime, this will be 5 prime 3 prime DNA, got it? आप हल्की ड्राइंग भी कर सकते हैं, ड्राइंग करके दिखा सकते हैं अपोजिट पोलैरिटी को। नेक्स्ट पॉइंट जो है वॉटसन क्रिक ने जो डीएनए के बारे में कहा वो ये कि ये जो दो स्टैंड्स है, स्टैंड नंबर 1 एंड स्टैंड नंबर 2, गॉट इट, इनमें अपोजिट पोलैरिटी है। इसने कहा ये जो दो स्टैंड्स है दे आर कनेक्टेड, these two strands are connected, they are connected via hydrogen bonds, via hydrogen bonds। मतलब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसके ये जो दो स्ट्रैंड्स है ये आपस में कनेक्टेड है, और कनेक्शन जो है इनके बीच में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दे आर कनेक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे एडेनिन है इस स्ट्रैंड में तो यहां पे अपोजिट में थाइमीन है, और यहां पे अगर गोनिन है तो यहां पे साइटोसिन है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इट वाज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय शेरगाफ, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल कहते हैं, बेस पेयरिंग रूल कहते हैं। उस बेस पेयरिंग रूल में आप क्या देखते हैं कि अगर एक स्ट्रैंड का प्यूरीन है, अगर एक स्ट्रैंड का प्यूरीन है, आई मीन प्यूरीन नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन एंड गोनिन, दे आर बॉन्डेड विद अपोजिट स्ट्रैंड, बट अपोजिट स्ट्रैंड में शाबाश होंगी क्या, पायरिमिडीन्स, पायरिमिडीन। सो एक स्ट्रैंड की प्यूरीन बेस हमेशा कनेक्टेड रहती है दूसरे स्ट्रैंड के पायरिमिडीन बेस के साथ, और इनके बीच में ये जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कौन सा होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए कनेक्टेड होते हैं। और इसमें होता क्या है कि एक स्ट्रैंड का जो एडेनिन है वो दूसरे स्ट्रैंड के थाइमीन के साथ कनेक्टेड होता है, अटैच होता है, और इनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और अगर एक स्ट्रैंड का गोनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा, साइटोसिन। सो गोनिन इज ऑलवेज पेयर्ड विद साइटोसिन, और गोनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, वेल एज एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। सो ये जो दो स्ट्रैंड्स है ये कनेक्टेड रहते हैं, ये कनेक्टेड रहते हैं किसके जरिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए ये कनेक्टेड रहते हैं लाइक दिस। अगर यहाँ पे शाबाश थाइमीन है तो अपोजिट में क्या होगा, एडेनिन, इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। अगर यहां साइटोसिन है तो अपोजिट स्ट्रैंड में गोनिन होगा और इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। सो द 2 स्ट्रैंड्स रिमेन कनेक्टेड, गॉट इट, via hydrogen bonding, and this hydrogen bonding occurs between nitrogenous bases, complementary nitrogenous bases। और इस रूल को हम कहते ही हैं बेस पेयरिंग रूल। दिस रूल इज कॉल्ड बेस पेयरिंग रूल, or it's called complementarity rule. So this is point number next, that the two strands remain connected, and they remain connected through hydrogen bonds। and okay, ये hydrogen bonds जो form होंगे they will be formed between complementary nitrogenous bases। There are 2 hydrogen bonds between adenine and thymine, and there are 3 hydrogen bonds between guanine and cytosine। This is point number next। next point जो वॉटसन क्रिक ने हमें कहा, उन्होंने कहा ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज coiled in right-handed fashion, in right-handed fashion। यहां पे जो coiling है वो right-handed है, वो right-handed fashion में है, got it। so DNA में coiling है right-handed fashion में, got it, you can say clockwise। और ये जो DNA right-handed fashion है, इस right-handed fashion में, इसमें से suppose हमने कहा coiling है ये right-handed fashion में, अगर हम यहाँ पे like this DNA को थोड़ा सा और ब्रॉड करेंगे,
इस राइट हैंडेड फैशन डीएनए में अगर आप एक टर्न की बात करते हैं, वन टर्न, या हम कहेंगे एक हेलिक्स की बात करेंगे, एक टर्न या एक हेलिक्स का जो पिच है, पिच यू कैन से हाइट एज वेल। सपोज अगर मुझे यहां से यहां तक देखनी है, दिस इज हाइट, यू कैन से दिस इज पिच, गॉट इट। वन टर्न वन हेलिक्स या पिच ऑफ वन हेलिक्स जो है इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, दैट इज 3.4 नैनोमीटर्स, 3.4 नैनोमीटर्स लॉन्ग। एंड इस 3.4 नैनोमीटर लॉन्ग डीएनए में आपको 10 बेस पेयर्स मिलेंगे। You will find how many base pairs? 10 base pairs. Now what's base pair? Now यहां पे आप याद क्या रखेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा था प्रीवियस पॉइंट में, हमने क्या डिस्कस किया था, दैट एक स्टैंड का जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ पेयर करेगा और एक स्टैंड का गुआनिन साइटोसिन के साथ, एंड वाइस वर्सा। डन। ये जो है ना एडेनिन पेयर्स विद थायमिन, सो एडेनिन एक स्टैंड का, थायमिन दूसरे स्टैंड का, इसको हम कहते हैं बेस पेयर। इट्स कॉल्ड बेस पेयर, वन बेस पेयर, गॉट इट। It's called one base pair. This is other base pair. So adenine pairs with thymine, it's a base pair. Got it? Guanine pairs with cytosine, it's a base pair. इनको हम base pair कहते हैं। और यहाँ पे हमने फिर नेक्स्ट क्या कहा कि डीएनए का जो एक हेलिक्स है या जो एक टर्न है उसका जो पिच है वो 3.4 नैनोमीटर लॉन्ग है, 3.4 नैनोमीटर लॉन्ग है। और इस 3.4 नैनोमीटर लॉन्ग डीएनए के टर्न में, हेलिक्स में, पिच में आपको 10 बेस पेयर्स मिलेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेस पेयर्स 10 है, अगर बेस पेयर्स 10 है, कितनी लेंथ में, 3.4 नैनोमीटर में, बेस पेयर्स कितने हैं, 10, देन ऑब्वियसली जो एडजेसेंट बेस पेयर्स है, फॉर एग्जांपल यहां पे एडेनिन है, यहां पे थायमिन है, इनमें 2 डबल बॉन्ड्स है, यहां पे गुआनिन है, यहां पे साइटोसिन है, इसमें 3, तो ये क्या हो गए, एडजेसेंट बेस पेयर्स। ऐसे ही 10 बेस पेयर एक टर्न में आते हैं, ये 2 मैंने यहां ड्रा किए, ऐसे ही 10 बेस पेयर आएंगे और ये कितनी वाली लेंथ में आएंगे, 3.4 नैनोमीटर लेंथ में आएंगे। तो इसका मतलब ये है जो एडजेसेंट बेस पेयर्स है, जो एडजेसेंट बेस पेयर्स है, ये इनके बीच में जो लेंथ होंगी दैट विल बी 0.34 नैनोमीटर्स, बिकॉज यू विल डिवाइड 3.4 बाय 10, वो आपकी शबाश लेंथ डिस्टेंस होगी बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स। सो एडजेसेंट बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट्स 0.34 नैनोमीटर्स, वाला एक हेलिक्स का जो पिच है दैट्स 3.4, और एक हेलिक्स में, एक पिच में शबाश आपको 10 बेस पेयर्स मिलेंगे। नंबर नेक्स्ट, दूसरा नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, वी नो जो डीएनए है, डीएनए वी नो डीएनए इज स्टेबल, और डीएनए स्टेबल मॉलिक्यूल है, और स्टेबल ये है, इसके कई रीजंस है। There are many reasons. One of them is that it has got deoxyribose sugar. One more is that it has got thymine instead of what, uracil, and then got it. ये double standard है. This is one more reason that it's what, stable. But one more thing is that कि ये तो है ही कि इसकी वजह से डीएनए में स्टेबिलिटी है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में स्टेबिलिटी और भी आ जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है इस मॉलिक्यूल को। किस वजह से कि अगर ये बेस पेयर है, सपोज ये बेस पेयर है एडेनिन थायमिन, और एक बेस पेयर है दैट्स गुआनिन साइटोसिन, ये जो एडजेसेंट बेस पेयर्स है, ये जो एडजेसेंट बेस पेयर्स है, देयर शबाश एडजेसेंट बेस पेयर्स, इनका जो प्लेन है ना, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, प्लेन ऑफ वन base pair stacks over the other। ये जो adjacent base pairs है, में stacking है, complete stacking होती है, plane of one base pair stacks over the other, this gives additional stability to the DNA। so this ये जो हमने फीचर डिस्कस किए, ये थे वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के फीचर। सो वॉटसन क्रिक में पहला पॉइंट, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है या 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं इनमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन, गॉट इट, बैकबोन का काम करते हैं, और उस बैकबोन को नाइट्रोजन बेसिस एट राइट एंगल्स है टुवर्ड्स इनसाइड। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो 2 स्ट्रैंड्स है दे रन एंटी पैरेलल। इफ वन स्ट्रैंड runs in 5 prime 3 prime, the other strand runs in 3 prime 5 prime, they have opposite polarity, got it, they have opposite polarity, you can draw it as well। नेक्स्ट चीज जो है कि 2 स्ट्रैंड्स जो है वो कनेक्टेड रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए,
और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो दो स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजन बेसिस के बीच में होती है. दिस इज पॉइंट नंबर नेक्स्ट. इट्स ऑल्सो कॉल्ड बेस पेयरिंग रूल, कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल. नंबर नेक्स्ट ये है कि डीएनए राइट हैंडेड फैशन में कॉइल किया गया है अराउंड कॉमन एक्सिस, और इसमें जो हेलिक्स है, एक टर्न है, गॉट इट, उसका जो पिच है दैट 3.4 नैनोमीटर, और उस एक पिच में आपको 10 बेस पेयर मिलेंगे. इसीलिए एडजेसेंट बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी 0.34 नैनोमीटर. नंबर लास्ट पॉइंट इज दैट डीएनए इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल. देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस इट्स स्टेबिलिटी, एंड वन ऑफ द रीजन जो वाटसन क्रिक ने हमें कहा दैट इज द एडजेसेंट बेस पेयर्स जो है उनका जो प्लेन है दैट स्टैक्स फॉर ईच अदर, जिसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलती है, और डायमीटर भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट इट्स लेंथ. गॉट इट. चलिए ये था पहला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन. और डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, और डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, इसका मतलब क्या है, ये और एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से. नाउ डीएनए रेप्लिकेशन किस चीज को कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन. नाउ डीएनए में क्या मैकेनिज्म है, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है, मैं इसको कहूंगा पेरेंट डीएनए, फिर हम इसकी डेफिनेशन लेंगे. ये पेरेंट डीएनए है. एक डीएनए मॉलिक्यूल में क्या कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो ये कि ये अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है, ये अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है. गॉट इट. और इस ये जो आइडेंटिकल कॉपीज बनती है, कार्बन कॉपीज बनती है, इन कॉपीज को आप कह सकते हैं डॉटर डीएनए, डॉटर डीएनए. गॉट इट. सो डीएनए में क्या कैपेसिटी है कि ये अपनी कॉपीज बनाता है, ये अपने रेप्लिकास बनाता है, अपनी कार्बन कॉपीज बनाता. दिस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कॉपीज आर आइडेंटिकल कॉपीज आर रेप्लिकास ऑफ डीएनए. गॉट इट. is called what? DNA replication. Formation of daughter DNA molecules from parent DNA is called DNA replication, or formation of carbon copies of DNA from parent DNA molecule is called DNA replication. और ये जो DNA replication होगी, ये जो DNA replication होगी, ये एक important process है. You know इसकी importance क्या है. ये जो DNA replication होगी यहाँ पे, so अगर हमारे पास डीएनए है, हमने इसको कहा पेरेंट डीएनए. इस पेरेंट डीएनए से क्या बनेंगे, दो आइडेंटिकल कॉपीज, दो आइडेंटिकल कॉपीज किसकी, डीएनए की. और उन दो कॉपीज को हमने नाम क्या दिया, हमने उनको नाम दिया डॉटर डीएनए. उनको हम नाम क्या देंगे, डॉटर डीएनए. और ये कार्बन कॉपी होंगे अपने पेरेंट डीएनए की. गॉट इट. दो कॉपीज, तो एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे. इस प्रोसेस को हमने कहा रेप्लिकेशन. और रेप्लिकेशन इन्वॉल्व्स सेट ऑफ एंजाइम्स. इट इन्वॉल्व्स सेट ऑफ एंजाइम्स. इसमें एंजाइम्स का एक सेट, एक ग्रुप एंजाइम का इन्वॉल्व है. लाइक हम कहेंगे इसमें हेलिकेस है, लाइगेस है, प्राइमेस है, टोपोआइसोमरेस है, एसएसबीपीस है, फॉस्फेटेस है, फॉस्फोराइलेस है, ligase hai. There are many enzymes involved in what? DNA replication process. It's a very complex process, and obviously it has to involve many enzymes which have to work in tandem. But यहाँ पे हम क्या कहेंगे जब हम इसको लिखेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, हम कहेंगे it involves set of enzymes. mainly एक एंजाइम है, एक मेन एंजाइम है इस प्रोसेस का. उस मेन एंजाइम को हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज. ये एक एंजाइम है जो डीएनए डिपेंडेंट है, मतलब इसकी एक्टिविटी डीएनए डिसाइड करेगा, डीएनए इसको बनाएगा और डीएनए पे ही काम करेगा. इस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज. ये मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन का. सो फॉर्मेशन ऑफ टू कार्बन कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल is called DNA replication. This DNA replication involves a set of enzymes, but the main enzyme of DNA replication is DNA polymerase. Number next मोड, ये हो गया डेफिनेशन किसकी, DNA replication की. नंबर नेक्स्ट अगर हम जाएंगे वो ये कि DNA replication क्या है, सेमी कंजर्वेटिव. इसका दूसरा पार्ट, DNA replication is semi conservative. Now what is semi conservative? इसकी डेफिनेशन हम बाद में लेंगे. हम थोड़ा सा ड्रा करेंगे और आइडिया जनरेट करेंगे व्हाट सेमी कंजर्वेटिव एक्चुअली मींस. सपोज ये हमारे पास डीएनए है, एंड वी नो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है.
और ये दो स्ट्रैंड्स कनेक्टेड रहते हैं, ये दो स्ट्रैंड्स कनेक्टेड रहते हैं, गॉट इट। अगर ये पोलैरिटी वाला है 3 प्राइम 5 प्राइम और ये 5 प्राइम 3 प्राइम, गॉट इट। मैं इस डीएनए को नाम देता हूं पेरेंट डीएनए, मैंने इसको नाम दिया पेरेंट डीएनए, ये मेरे पास पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है। सेमी कंजर्वेटिव क्या कहता है? सेमी कंजर्वेटिव कहता है, मैं इसको दो स्टेटमेंट्स में डिवाइड करूंगा, आई मीन दो पॉइंट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। सेमी कंजर्वेटिव का पहला पॉइंट जो है वो ये है कि दैट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंटल डीएनए, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंटल डीएनए, दे फर्स्ट सेपरेट, वो सेपरेट होंगे। सो ये 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड अलग होगा और ये 5 प्राइम 3 प्राइम स्ट्रैंड अलग होगा। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है? द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, पेरेंट डीएनए, दे फर्स्ट सेपरेट, वो अलग हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्या होगा? देन ईच स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड ये जो सेपरेट होंगे पेरेंट डीएनए, सो ये याद रखना, ग्रीन वाला क्या है? ये पेरेंट डीएनए, ये पहले सेपरेट होंगे, फिर ये स्ट्रैंड भी और ये स्ट्रैंड भी है। दीज स्ट्रैंड्स विल एक्ट एज बेस का काम करेंगे, बेस का टेम्पलेट का काम करेंगे। और अब ये स्ट्रैंड अपने अगेंस्ट एक नया स्ट्रैंड बनाएगा, ये स्ट्रैंड भी अपने अगेंस्ट नया स्ट्रैंड बनाएगा, और ये जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो टोटली फ्रेश होगा, नया होगा, टोटली नया होगा, गॉट इट। इसका मतलब अब ये स्ट्रैंड किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा, और अपने अगेंस्ट एक नया स्ट्रैंड बनाएगा, अपने अगेंस्ट एक नया स्ट्रैंड बनाएगा, और फिर कन्वर्ट होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। बट ये जो नया स्ट्रैंड होगा ये टोटली फ्रेश होगा, और ये आधा जो होगा ये पेरेंटल वाला होगा, ये पेरेंट का डीएनए, और ये स्ट्रैंड भी अपने अगेंस्ट क्या बनाएगा? एक नया स्ट्रैंड बनाएगा, एक नया स्ट्रैंड बनाएगा, और वो जो नया स्ट्रैंड होगा वो टोटली फ्रेश होगा, नया होगा, गॉट इट। तो आपने क्या देखा? एक पेरेंट डीएनए से आपको दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स मिले। उन दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स में आप क्या देखेंगे कि 50% या एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट डीएनए का होगा, और जो 50% नेक्स्ट है वो नया डीएनए होगा, न्यू डीएनए होगा। सो आप क्या देखेंगे कि पेरेंटल डीएनए डॉटर डीएनए में, गॉट इट, ट्रांसफर तो आई मीन कॉपी तो बनाता है इसका, बट डॉटर डीएनए जो है, डॉटर डीएनए में हाफ ऑफ द पेरेंटल डीएनए इज प्रेजेंट। इसमें भी हाफ पेरेंटल है, इसमें भी हाफ पेरेंटल है। सो डॉटर डीएनए में हाफ पेरेंटल है, हाफ नया है। इट मींस हाफ ऑफ द पेरेंटल डीएनए इज कंजर्व्ड, half means semi, and this is called semi-conservative mode of DNA replication. So semi-conservative mode of DNA replication का मतलब क्या है? That first the two strands of parental DNA they separate, and then each strand acts as base or template and synthesizes new strand totally fresh. This way half of the parental DNA remains conserved in the daughter DNA. This is called semi-conservative. So semi-conservative क्या कहता है कि daughter DNA में half parental होगा, half नया होगा, half parental conserved रहता है daughter DNA में. That's called semi-conservative mode of DNA replication. Now ये जो semi-conservative mode of DNA replication है, semi-conservative mode of DNA replication, semi-conservative mode of DNA replication, yes. इस semi-conservative mode of DNA replication को experimentally, it was experimentally proved by, it was experimentally proved by Michelson and Stahl, और ये 1958 में इन्हें एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इन्हें प्रूव किया while working on E. coli, and E. coli is bacteria. It means they proved it. They proved this semi-conservative mode of DNA replication at DNA level. उन्होंने इसको DNA लेवल पे प्रूव किया that DNA replication is semi-conservative. Got it? ये Michelson Stahl ने किया 1958 में, और इसको प्रूव किया था टेलर एंड कोलीग्स, जिसमें वुड था, उसका एक कोलीग टेलर एंड वुड। अगेन टेलर एंड वुड ने 1958 में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, और वो काम कर रहे थे फेबा बीन्स पे। तो इसका मतलब फेबा बीन्स क्या है? गॉट इट? एक यूकैरियोट है,
इकोले क्या है? बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट है, और वी नो यूकैरियोट्स में अच्छे खासे क्रोमोसोम्स है। तो इन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव प्रूव कराया। किस लेवल पे? क्रोमोसोम लेवल पे। सो 1958 में शिवाश मेसेल्सन स्टाल आए, उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा के दिखाई हमें, और वो प्रोकैरियोट्स में की, इकोले में की, डीएनए लेवल पे की। एंड इन द सेम ईयर टेलर एंड कोलीग्स उन्होंने यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम लेवल पे 1958 में अगेन डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव कराया दैट ये सेमी कंजर्वेटिव है। सो डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेमी कंजर्वेटिव मोड, जब ये बोर्ड में आए, पहले डीएनए रेप्लिकेशन की डेफिनेशन होगी, फिर सेमी कंजर्वेटिव क्या है, ये क्या कहता है, आप डायग्राम से दिखा सकते हैं। Obviously you have to use two colors so that it becomes evident, and then आप ये पॉइंट लिखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कराया था मेसेल्सन एंड स्टाल ने, जो कि हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे उनका एक्सपेरिमेंट क्या है। Got it? नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट्स लैक ओपेरॉन। दैट्स लैक ओपेरॉन अगेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। फर्स्ट आई विल डिस्कस यहां पे कि ओपेरॉन क्या है, व्हाट्स ओपेरॉन। पहली चीज आप याद रखेंगे, ओपेरॉन इज व्हाट? अ ग्रुप और अ सेट ऑफ जीन्स, set of genes that work together as a single regulating unit, that work together as a single regulating unit। ओपेरॉन जीन्स के ग्रुप को, सेट को कहते हैं, नंबर ऑफ जीन्स को कहते हैं, जो मिलके रेगुलेशन का काम करते हैं, रेगुलेटिंग यूनिट का काम करते हैं। ऐसे सेट ऑफ जीन को हम ओपेरॉन कहते हैं। और हमारा जो यहां टॉपिक है दैट्स लैक ओपेरॉन। नाउ व्हाट विल बी लैक ओपेरॉन? पहले फर्स्ट डेफिनेशन लैक ओपेरॉन की, कि लैक ओपेरॉन क्या है। व्हाट्स लैक ओपेरॉन? वी नो ओपेरॉन इज व्हाट? सेट ऑफ जीन्स। नाउ व्हाट विल बी लैक ओपेरॉन? हियर लैक इंडिकेट्स लैक्टोज। लैक ओपेरॉन इज अगेन a set of genes that work together as a single regulating unit for the catabolism of lactose। लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए जो सेट ऑफ जीन मिलके काम करेंगे रेगुलेशन का, उस सेट ऑफ जीन को हम क्या कहते हैं? हम उसको लैक ओपेरॉन कहते हैं। ठीक है। नाउ ये जो लैक ओपेरॉन था, इट वाज गिवन बाय, और यू शुड से डिस्कवर्ड बाय, और दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनोड। जैकब एंड मोनोड while working on E. coli। ये काम किस पे कर रहे थे? E. coli पे काम कर रहे थे, और ये हादसा हुआ था 1961 में। एंड फॉर दिस दे वर लेटर ऑन गिवन नोबेल प्राइज। सो ये कॉन्सेप्ट जो था ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, लैक ओपेरॉन का, ये जैकब एंड मोनोड ने दिया, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नाउ लैक ओपेरॉन कहता क्या है? सो लैक ओपेरॉन इज सेट ऑफ जीन्स that work together for the catabolism of lactose। Now, अगर आप लैक ओपेरॉन को देखेंगे, पहली चीज आप याद रखेंगे, ये ऑपरेट किस में होगा? इट ऑपरेट्स इन ई कोलाई, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। सो ये लैक ओपेरॉन ऑपरेट किस में करेगा? ऑपरेट्स इन ई कोलाई। ये ऑपरेट होगा ई कोलाई में, किस चीज के लिए ऑपरेट होगा? लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए, लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए। नाउ इन ई कोलाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप? इन ई कोलाई लैक्टोज कैटाबॉलिज्म requires 3 enzymes। लैक्टोज कैटाबॉलिज्म के लिए ई कोलाई को कितने चाहिए? 3 एंजाइम चाहिए, और मैं उन एंजाइम्स का नाम दे रहा हूं, और वो आप भी कल को लिखेंगे जब ये बोर्ड में आएगा उन 3 एंजाइम्स का नाम। एक बीटा गैलेक्टोसाइडेस जो कि लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में,
और एक एंजाइम है जिसका नाम है परमीएस, परमीएस जो परमेबिलिटी इंक्रीज कराता है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इंक्रीज कराता है लैक्टोज के लिए। और देन और एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं ट्रांस एसिटाइलेस, ट्रांस एसिटाइलेस। और ये ट्रांस एसिटाइलेस चाहिए, ये एसिटाइल ग्रुप जब ट्रांसफर होता है लैक्टोज पे, देन इट्स ब्रेक डाउन इज पॉसिबल। नाउ ये जो तीन एंजाइम है ये इकोले को चाहिए लैक्टोज कैटाबॉलिज्म के लिए। अब ये जो एंजाइम है ऑब्वियसली ये प्रोटीन्स है, और इन प्रोटीन्स की जो इंफॉर्मेशन है वो जीन्स के पास होगी, गॉट इट। और वो जीन कौन सा है, ना ध्यान दो यहां पे हम ये जो तीन एंजाइम्स हैं इकोलाई में, इकोलाई में इन इकोलाई, इन इकोलाई पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक structural gene, polycystronic structural gene, or you can say three structural genes, three structural genes। तीन structural genes के पास इंफॉर्मेशन होती है इन तीन एंजाइम्स की। मैं उन तीन structural genes के नाम यहां पे लेता हूं। एक जीन को हम कहते हैं लैक Z जीन, और एक है उसको हम कहते हैं लैक Y जीन, और एक है जिगर मेरा लैक A जीन। ये तीन स्ट्रक्चरल जीन्स है, और यू कैन से पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है। इन तीन जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है, आई मीन दे कोड फॉर व्हाट, दीज थ्री एंजाइम्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर कैटाबॉलिज्म। इस लैक जेड जीन के पास किसकी इंफॉर्मेशन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। लैक वाई के पास इंफॉर्मेशन है परमीएस एंजाइम की, गॉट इट। एंड लैक ए के पास इंफॉर्मेशन है ट्रांस एसिटाइलेज की, ट्रांस एसिटाइलेज की। ना इसका मतलब ये है अगर ये तीन एंजाइम इकोले को चाहिए तो ये तीन जीन्स के अगेंस्ट आपको एमआरएनए बनाना है, आपको इन तीन जीन्स को ट्रांसक्राइब करना है, आपको एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनाना है, तब जाके ये तीन एंजाइम मिलेंगे। वंस ये तीन एंजाइम मिलेंगे तब जाके लैक्टोज का जो कैटाबॉलिज्म है, ब्रेक डाउन है, वो पॉसिबल है। नाउ हाउ दीज जीन्स आर एक्सप्रेस्ड एंड रिप्रेस्ड, ये ध्यान दीजिए, ये इस पे ध्यान दीजिए आप। नाउ जब लैक्टोज एब्सेंट होता है इकोले, इकोले जहां होता है, आई मीन इकोले के मीडियम में जब लैक्टोज एब्सेंट होता है, जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो क्या होता है, यहां ध्यान दीजिए ऑपेरॉन कैसे काम करता है। हमारे पास एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है, यू कैन से तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, आप इनको वो भी नाम दे सकते हैं। एक आपके पास था लैक जी, और एक था लैक वाई, एंड देन देयर इज लैक ए। ये तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, इनके पास तीन एंजाइम बनाने की इंफॉर्मेशन है, बट इनकी जो एक्सप्रेशन है, इनकी जो एक्सप्रेशन है, आई मीन they're under the control of a gene, that gene is called operator। मैं यहां पे इसको नाम ऊपर लिख के रहा हूं, इसका नाम क्या है, ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन आप डिसाइड करेगा वेदर ये तीन जीन एक्सप्रेस होंगे या नहीं होंगे। बट एट द वेरी सेम टाइम जब हम इन तीन जीन की एक्सप्रेशन की बात करेंगे, आई मीन इनको ट्रांसक्रिप्शन के लिए जाना है, ट्रांसक्रिप्शन तभी होगी जब एंजाइम होगा, उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। और एक यहां पे रीजन होता, उसको हम कहते हैं प्रमोटर साइट, और यू कैन से प्रमोटर जीन। ये और एक साइट है, ये ऑपरेटर है, ये प्रमोटर है। एंड देन देयर इज वन मोर, then there is one more, that gene is called I gene, or you can say that's called R gene। I means inhibitory, R means regulatory। मैं यहां पे लिख भी सकता हूं inhibitory और regulatory gene, inhibitory और regulatory gene। और ये I और R gene, I या R gene, और ये जो हमारा ऑपरेटर जीन है O, ये अब कंट्रोल करेंगे
इन जीन्स की एक्सप्रेशन को। ध्यान दीजिए होता क्या है, इकोलाई को लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए 3 एंजाइम चाहिए। उन 3 एंजाइम्स की इंफॉर्मेशन 3 स्ट्रक्चरल जीन्स के पास, और ये 3 स्ट्रक्चरल जीन जब एक्सप्रेस होंगे तब जाके 3 एंजाइम बनेंगे, और वो एंजाइम फिर लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म करेंगे। जब इकोलाई को शाबाश मीडियम में लैक्टोज नहीं होता है, गॉट इट, होता क्या है, क्या ऑपेरॉन ऑन होता है, ऑफ होता है, क्या वो 3 जीन एक्सप्रेस होंगे या नहीं होंगे, क्या एंजाइम बनेंगे या नहीं बनेंगे। ध्यान दो, ये वाला एंजाइम, ये वाला जीन जिसको हमने कहा इनहिबिटरी और रेगुलेटरी जीन, गॉट इट, ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, वो मैकेनिज्म में वो पढ़ा होगा आपने, अब जब हमने 12th डिटेल में पढ़ा था डिस्कस। यहां पे क्या होता है, जब मीडियम में आपने डायग्राम बनानी है कल को, जब मीडियम में लैक्टोज नहीं होता तो क्या होता है, आर जीन ट्रांसक्रिप्शन करता है, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, एमआरएनए। उस एमआरएनए से बनता है एक प्रोटीन बनेगा। उस प्रोटीन को हम कहते हैं रिप्रेसर, उसको हम कहते हैं रिप्रेसर। से सपोज ये रिप्रेसर है, दिस इज रिप्रेसर, ये रिप्रेसर है, गॉट इट, रिप्रेसर है। जब मीडियम में लैक्टोज नहीं होता, इकोलाई को लैक्टोज अवेलेबल नहीं होता, तो क्या होता है, ये जो लैक्टोज है, सॉरी, ये जो रिप्रेसर है, ये रिप्रेसर जाता है ऑपरेटर के पास, और ऑपरेटर के साथ अटैच होके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। ये जो ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स है, इट ब्लॉक्स आरएनए पॉलीमरेज। ना वंस ऑफ रिप्रेसर किसके साथ अटैच है, ऑपरेटर के साथ। ना ये जो यहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होने वाला होगा यहां पे प्रमोटर पे, इसको यहां आना है, गॉट इट। और जब आरएनए पॉलीमरेज यहां आ जाएगा तब जाके इनके अगेंस्ट क्या बनेगा, एमआरएनए। उस एमआरएनए से आगे जाके 3 एंजाइम बनने वाले हैं, गॉट इट। बट वंस प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच तो हो गया, यहां है, बट जब रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ अटैच होता तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। दिस ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स यू कैन से ब्लॉक्स द पाथ ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। इट डजंट अलाउ आरएनए पॉलीमरेज टू रीच व्हाट, दी स्ट्रक्चरल जीन साइट। वो इस स्ट्रक्चरल जीन साइट के पास उसको आने नहीं देगा। जब इसके पास वो आरएनए पॉलीमरेज नहीं आएगा तो आप याद रखना, नो ट्रांसक्रिप्शन। इन 3 जीन्स के अगेंस्ट कोई ट्रांसक्रिप्शन होने वाली नहीं है। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो एमआरएनए नहीं बनेगा। जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो इन 3 जीन्स के पास जो 3 एंजाइम्स की इंफॉर्मेशन है वो 3 एंजाइम नहीं बनेंगे। इट मींस आपका जो ऑपेरॉन है वो ऑफ है, क्योंकि ये 3 स्ट्रक्चरल जीन जो है ये आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे। नंबर नेक्स्ट, अब अगर मीडियम में लैक्टोज है, अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट in the medium, if lactose is present in the medium, हम अगेन एक डायग्राम बनाएंगे। अगेन हमारे जीन्स का जो नाम है वो सेम रहेगा, सिमिलर होगा, got it, it is what, lac Z, it's lac Y and it's lac A। ओके, इनके पास में साइड में क्या है, ऑपरेटर। अब मैं उसको शॉर्ट में लिखता हूं, ओ, ऑपरेटर के साथ क्या होगा, promoter site, and then there is what, there is inhibitory or regulatory gene, done। और we know ये constitutive gene है operon का। constitutive gene means which always expresses, got it, ये हाउसकीपिंग है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए हमेशा इससे बनेगा, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन बनेगा। उस प्रोटीन को हमने अभी नाम दिया था कि आई जीन से जो प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन को हम नाम क्या देते हैं, रिप्रेसर। उसको हम रिप्रेसर नाम देते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है मीडियम में। जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है मीडियम में, सपोज दिस इज लैक्टोज, एक्चुअली यहां पे एलोलैक्टोज होता है, बट चलिए लेट्स डोंट गो इनटू द डिटेल्स। अगर लैक्टोज मीडियम में होता है, लैक्टोज क्या करता है, ये रिप्रेसर के पास जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है। उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। याद रखना, यहां पे लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं
inducer repressor complex. Now this inducer repressor complex is unable to bind with operator. ये ऑपरेटर के साथ अब बाइंड नहीं होता. जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होता तो व्हाट हैपेंस, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है प्रमोटर साइड पे, और आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड करेगा और कहां पहुंचेगा, इन स्ट्रक्चरल जीन्स के पास, क्योंकि उसके साथ ऑपरेटर के साथ अभी रिप्रेसर अटैच नहीं है, तो पाथ ओपन है. आरएनए पॉलीमरेज विल रीच हियर, और वंस वो यहां आएगा तो इन तीन जीन्स के अगेंस्ट क्या बनेगा, एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनेगा, और उस पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन होगी तीन एंजाइम्स बनाने की, तीन प्रोटीन बनाने की, और वो तीन प्रोटीन जो होंगे वो कौन सा होगा, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस होगा. बीटा गैलेक्टोसाइडेस होगा, और दूसरा बनेगा उसका नाम परमीएस होगा, गॉट इट. और देन थर्ड वन इज ट्रांस एसिटाइलेस. ये तीन टाइप के एंजाइम बनेंगे फिर उस एमआरएनए से, जो एमआरएनए बनेगा इन तीन जीन्स के अगेंस्ट. नाउ इसका मतलब ये है जब लैक्टोस है, लैक्टोस प्रेजेंट है, तो ओपेरॉन क्या होगा, ओपेरॉन ऑन होगा, और जब ओपेरॉन ऑन होगा, गॉट इट, तीन एंजाइम्स बनेंगे, और वो तीन एंजाइम फिर इसी लैक्टोस को शाबाश कैटाबॉलिज्म में लेके जाएंगे, इसका ब्रेक डाउन करेंगे. सो इन दिस वे ओपेरॉन मीन्स ऑन, और यहां पे जो लैक्टोस है, लैक्टोस काम करता है किसका, इंड्यूसर का काम करता है, ये ओपेरॉन को ऑन करता है. सो इट्स बेसिकली द सबस्ट्रेट, or you can say the metabolite, the condition that basically decides whether this operon is on or off. If lactose is absent, operon is off. If lactose is present, operon is on. अब अगर ये बोर्ड में एक क्वेश्चन आए, आपने करना क्या है, आपने लैक ओपेरॉन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको कहना है कि लैक ओपेरॉन में इकोले को शाबाश तीन एंजाइम चाहिए लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए, गॉट इट. उनका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, परमीज एंड ट्रांस एसिटाइलेस. एंड देन आपने और फिर आपने ये बताना है कि देयर आर थ्री एंजाइम्स, दे आर कोडेड बाय थ्री डिफरेंट जीन्स, उनका नाम आपने देना है. एंड देन फाइनली अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो आपने ये दो डायग्राम्स बनानी है, एक जब लैक्टोज एब्सेंट होगा, एक वो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा. एक टाइम वो जब ओपेरॉन ऑफ होगा, एंड अदर टाइम व्हेन ओपेरॉन इज on. So I hope this is it, that lack operon अगर बोर्ड में आए, how you have to approach this question, got it. इसमें definition भी आ सकती है छोटी वाली, then you have to just define it only. हाँ अगर ये बड़ा 5 mark question आया, बड़ा वाला question आया, then obviously you have to draw the diagrams as well. चलिए ओके हम पहुंचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या, देन इज सेंट्रल डोग्मा, देन जेनेटिक कोड एंड इट्स फीचर्स. चलिए इन तीन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. पहला जो यहां पे है दैट इज जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर्टीज. आप याद रखेंगे कोई भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा अगर उसमें कुछ कैपेबिलिटीज होंगी, कुछ फीचर्स होंगे, गॉट इट. उन्हीं फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिससे एक मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकता है. नंबर 1 वो ये दैट द मॉलिक्यूल शुड बी structurally and chemically stable. इसका स्ट्रक्चर वाइज, इसका केमिकल वाइज, नेचर वाइज ये क्या होना चाहिए, ये स्टेबल होना चाहिए. नंबर 2 इसमें रेप्लिकेशन कैपेसिटी होनी चाहिए. एक मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा अगर वो स्ट्रक्चरली केमिकली स्टेबल है. नंबर 2 अगर उसमें रेप्लिकेशन की कैपेसिटी है. नंबर नेक्स्ट वो हमें स्कोप प्रोवाइड करे, प्रोवाइड स्कोप फॉर व्हाट, म्यूटेशन, स्लो चेंज का, म्यूटेशन का वो स्कोप हमें प्रोवाइड करे. आई मीन उस मॉलिक्यूल में
ये पोटेंशियल होना चाहिए कि उसमें चेंज आ जाए, गॉट इट, म्यूटेशन हो जाए. एंड वी नो व्हेन देयर इज म्यूटेशन एंड देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी व्हाट, एवोल्यूशन. सो वो हमें स्कोप देना चाहिए किसका, एवोल्यूशन का, म्यूटेशन का, चेंज का. और एक प्रॉपर्टी उसमें जो इंफॉर्मेशन होगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, गॉट इट, वो कोडेड फॉर्म में होनी चाहिए. दैट शुड बी प्रेजेंट इन कोडेड फॉर्म. नॉट ओनली दिस, जब वो उस इंफॉर्मेशन को क्या करे, एक्सप्रेस करे, उसका एक्सप्रेशन भी क्या होना चाहिए, कंट्रोल्ड मैनर में. उसका एक्सप्रेशन भी क्या होना चाहिए, कंट्रोल्ड मैनर में. एंड नंबर लास्ट जो आप याद रखेंगे कि वो एक्सप्रेस करना चाहिए, एक्सप्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स. जैसे मेंडल ने ऑब्जर्व किया, गॉट इट, उसी तरह से वो खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए. दीज आर सम प्रॉपर्टीज, फीचर्स ऑफ व्हाट, जेनेटिक मटेरियल. कि एक मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा अगर वो स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होगा, उसमें रेप्लिकेशन कैपेसिटी हो, म्यूटेशन का स्कोप हमें दे, उसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो वो कोडेड फॉर्म में हो, और जब वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करे वो एक्सप्रेशन भी कंट्रोल्ड मैनर का होना चाहिए. और नंबर लास्ट आप याद रखेंगे कि जब वो इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करेगा वो एक्सप्रेस करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स. The way Mendel observed how characters behaved when he was discussing his crosses, got it? उसी तरह वो खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए. Now my next question is central dogma. Central dogma. Central dogma. पहली चीज सेंट्रल डोगमा, it was proposed by Francis Crick. It was proposed by Francis Crick. और सेंट्रल डोगमा क्या कहता है, फिर इसकी डेफिनेशन हम ले लेंगे. पहले हम इसको रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, देन विल कम विद डेफिनेशन. सेंट्रल डोगमा, व्हाट इट सेज दैट DNA is the master molecule. DNA is the master molecule. It contains the genetic information. Then DNA gives this information to what? mRNA. वो अपनी इंफॉर्मेशन का एक ट्रांसक्रिप्ट बनाता है, दैट्स mRNA. एंड देन दैट mRNA goes to the ribosomes and synthesizes what? Proteins. वो इंफॉर्मेशन को एक शेप देता है, एक शक्ल देता है. ना सेंट्रल डोगमा क्या कहता है, DNA master molecule है, informational molecule है. From this DNA there is unidirectional flow of information for the formation of proteins through the working copies of mRNA. mRNA की copies बनेंगी, got it, DNA से बनेंगी, got it, और वो mRNA आगे जाके proteins बनाएगा. This is the basically what? The basic principle of molecular biology, where it is clear that DNA is the master molecule. DNA information देता है mRNA को अपनी, got it, और वो mRNA आगे जाके उस information को एक shape देता है पॉलीपेप्टाइड की, प्रोटीन की. ना ये जो DNA से mRNA बना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. और फिर mRNA जब प्रोटीन्स के पास जाएगा, देन mRNA जब प्रोटीन्स बनवाएगा राइबोसोम के पास, देन दैट स्टेप इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. तो ये जो सेंट्रल डोगमा है, it's a basic principle of molecular biology which tells us that DNA is the master molecule. From this DNA there is unidirectional flow of information for the formation of proteins through working copies of RNA. especially हमारा जो RNA है, हम mRNA की बात करें तो यहाँ पे आप याद रखेंगे इस सेंट्रल डोगमा में कितने स्टेप्स है, 2. एक ट्रांसक्रिप्शन है, दूसरा ट्रांसलेशन है. so there is unidirectional flow of इंफॉर्मेशन. इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा. सेंट्रल डोगमा ये हमें किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने. सो डेफिनेशन बनेगी दिस, ये रिप्रेजेंटेशन है. सो इस सेंट्रल डोगमा में 2 स्टेप्स होंगे, मेन स्टेप्स. one is transcription and other is translation. Transcription means formation of what, mRNA from Shabash template strand of DNA, and translation means what,
पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। ये 2 स्टेप्स है सेंट्रल डोग्मा में। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कल आपकी बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको पहले ऐसे रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, ये फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, देन यू कैन write down few words as well. You can make a sentence out of it. Got it? Next question. Next question is genetic code. Genetic code. Now, before I go for the definition, जो ऑलरेडी आपके टेक्स्ट आपने पढ़ा है, आपके पास डेफिनेशन अवेलेबल होगी, तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम जेनेटिक कोड को अंडरस्टैंड करेंगे, अगर आपको कल फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेट लाइन एक खींचता हूँ, से सपोज अगर आपको डेफिनेशन भी याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने एमआरएनए का एक सेगमेंट लिया, मैं इसमें कोडान्स की सीक्वेंस बता रहा हूँ लाइक दिस, मैं दूर दूर दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सो मैंने एमआरएनए ले लिया, इस एमआरएनए पे मैंने कुछ कोडान्स रिप्रेजेंट किए, मैंने एक सीक्वेंस ली नाइट्रोजनस बेसिस की, एंड वी नो एमआरएनए पे इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की, और वो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स, एंड वी नो व्हाट इज कोडॉन। कोडॉन इज व्हाट? अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स और 3 नाइट्रोजनस बेसिस जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है अमाइनो एसिड की। डन, मैंने एमआरएनए में सीक्वेंस दी थी कोडॉन्स की। नाउ आगे जाके एमआरएनए जाएगा, और ये एमआरएनए जब जाएगा ये एक प्रोटीन बनवाएगा, एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, कहां पे? राइबोसोम के पास जाके। तो आप क्या देखेंगे, ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन किसका बना है? शाबाश, प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। आप क्या देखेंगे, उसमें अमाइनो एसिड्स की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी, उसमें अमाइनो एसिड्स की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी, अमाइनो एसिड्स की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी इस प्रोटीन में। और ये अमाइनो एसिड यहाँ पे क्या होगा? शाबाश, मेथियोनाइन, दिस इज phenyl alanine, this is again phenyl alanine, this is valine, this will be what? Tryptophan. Now यहां पे एमआरएनए में कोडॉन्स की सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, और प्रोटीन में सीक्वेंस है किसकी? अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस। दिस इज द जेनेटिक कोड, द रिलेशनशिप, यस, the relationship between mRNA codons, got it, and the amino acid, got it, in a polypeptide. Or you can say the relationship between sequence of mRNA codons and the sequence of amino acids in a protein or a polypeptide. This relationship between them is called genetic code, or you can say genetic code means the specific sequence of codons on mRNA that will determine the specific sequence of amino acids in a protein. Got it? That's called genetic code. Or you can simply say relationship. It's a relationship. It's a relationship between specific sequence of mRNA codons and amino acid sequence in a protein or polypeptide. Got it? This specific relationship, got it? The specific relationship is called genetic code. इसका मतलब ये है कि mRNA के कोडॉन्स डिसाइड करते हैं कि अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस क्या होगी प्रोटीन में। जैसे एमआरएनए पे कोडॉन्स की सीक्वेंस होगी, वैसी ही सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन में होगी। दिस रिलेशनशिप, दिस एक्चुअली इज व्हाट? जेनेटिक कोड। गॉट इट? नाउ दूसरा पार्ट है, ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक कोड, देन कम्स फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। उस पे जाते हैं। पहली चीज है जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट है। जेनेटिक कोड जो है वो क्या है? ट्रिपलेट। Triplet means 3 nitrogenous bases form
1 कोडॉन। 3 नाइट्रोजनस बेसेस या 3 न्यूक्लियोटाइड जो एमआरएनए पे हैं उनसे एक कोडॉन बनता है। एंड वी नो 1 कोडॉन मींस 1 amino acid. It means 1 codon codes for 1 amino acid. एक कोडॉन के पास एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन होती है। नंबर 2, जेनेटिक कोड इज unambiguous. Genetic code unambiguous है। Unambiguous means 1 codon codes for 1 codon codes for a particular amino acid always. For example, अगर हम यहां कहेंगे UGG कोडॉन है, got it, which codes for tryptophan amino acid, और ये हमेशा इसकी इंफॉर्मेशन रखेगा, ये हमेशा इस UGG के पास हमेशा ट्रिप्टोफैन का कोड होगा। ऐसा नहीं कि कभी कभार ये वालिन का I mean it will code for valine, or sometimes it will code for leucine or some other amino acid. It's nothing like that. It always codes for a particular amino acid. This is called that. It's unambiguous. Number next, universal code. I mean genetic code is what? Universal. Genetic code is universal. Now what universality means? Let me take example from your textbook. For example, UU is a codon which codes for phenylalanine, which codes for phenylalanine. ये जो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक कोडॉन की एग्जाम्पल हम लेंगे UU, इट कोड्स फॉर फिनाइलएलानिन। ये जो UU है, ये जो कोडॉन है, ये किसकी इंफॉर्मेशन रखता है? फिनाइलएलानिन की। अब ये जो UU कोडॉन है, ये हम ह्यूमंस में भी है, ये बैक्टीरिया में भी है। बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे, प्लांट एंड एनिमल, हमेशा आप क्या देखेंगे? दैट दिस UU कोडॉन इट कोड्स फॉर व्हाट? फिनाइलएलानिन। इट मींस इट्स यूनिवर्सल। हर एक ऑर्गेनिज्म में कोडॉन वही है, ये चेंज नहीं होता। इट कोड्स फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड ऑल द living beings. This is called universality, although there are certain exceptions, but we shouldn't discuss about them right now here. Number next, genetic code degenerate है, या genetic code में degeneracy है, genetic code में degeneracy है। Now what's degeneracy? What degenerate means? कि genetic code degenerate है। Genetic code degenerate means 1 amino acid is coded by more than 1 codons. So हर एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स है। So there are many codons for a particular amino acid. This is called that genetic code is what? Degenerate. It's degenerate. Got it? और okay, usually 2 से लेके 4 होते हैं, मैक्सिमम नंबर 6 है। और गॉट इट। नंबर नेक्स्ट, लास्ट, और यहीं पे हम एंड भी करेंगे ये वाला पोर्शन, दैट जेनेटिक कोड इज कॉमालेस, और यू कैन से नो पंक्चुएशन मार्क। जेनेटिक कोड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये एमआरएनए है, एमआरएनए पे अगर कोडॉन्स हम ड्रा करेंगे, अगर हम कोडॉन्स ड्रा करेंगे, say suppose for example it's AUG, it's UUC, it's UAG, got it? It's CUC, it's GUG, got it? ये codons है, and when you read codons in a contiguous fashion. It's codon number 1, it's codon number 2, it's codon number 3, codon number 4, and codon number 5. It means codons are read in continuous fashion means 2 कोडॉन्स के बीच में कोई बेस वेस्ट नहीं होती है। You cannot leave base between 2 adjacent codons. There is no base, there is no wastage of any base or nucleotide as a punctuation mark between 2 adjacent codons. Whenever you read codons, they are read in a contiguous fashion, in a continuous manner without breaks. This feature of genetic code means that it's commaless, it's punctuation markless. So this sums of what? Genetic code features. So basically हम पढ़ क्या रहे थे? हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से
एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज क्वेश्चंस। हमारे पास जो क्वेश्चंस थे उसमें था हमारा ये शॉर्ट आंसर वाले, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सेंट्रल डोगमा, जेनेटिक कोड एंड इट्स फीचर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने लैक ओपेरॉन पढ़ा था, और हमने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन, हमने वॉटसन क्रिक मॉडल पढ़ा। आई होप दिस इज इट एंड दिस सम्स अप व्हाट द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम जेनेटिक्स पोर्शन ऑफ योर सिलेबस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन अल्लाह हाफिज।